फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करा रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को ताप एवं ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन को कराया गया था। इस वीडियो में भी हम लोग ताप एवं ऊष्मा से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबा लें, ताकि आज से जो भी बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन को कराया जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, समय रहते हुए तैयारी में अभी से लग जाइए, चूँकि बाद में पछताना न पड़े। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यानी कि जल की जो ऊष्माधारिता होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। किसकी ऊष्माधारिता, जल की। यही कारण है दोस्तों, आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया गया था, यही कारण है कि जनरेटरों में जो है ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग करके उसमें जल डाल के उसको क्या किया जाता है, ठंडा करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम जो है दोस्तों बताना है कि 300 केल्विन के क्या है, बराबर है। तो जैसा कि बात किया जाए कि अगर सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसमें, सेल्सियस ताप में। ठीक है, और केल्विन ताप को सेल्सियस में बदलने के लिए जो केल्विन ताप दिया रहता है उसमें से हम क्या करते हैं, 273 को क्या कर लेते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं। तो यहाँ केल्विन ताप को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मान लीजिए कि अगर 300 में से हम लोग क्या करेंगे, 200 क्या करेंगे, 73 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि 27 डिग्री। क्या आएगा, 27 डिग्री। कितना आएगा, 27 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखिएगा, केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 केल्विन तापमान में से घटा लेते हैं, और सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस ताप में जो है दोस्तों क्या करते हैं, यानी कि सेल्सियस ताप में जो है 273 को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि सूर्य के सतह का ताप होता है, सूर्य का जो सतह है उसका ताप कितना होता है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए सूर्य के सतह के ताप का, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य के सतह का ताप यानी कि 6000 केल्विन होता है। कितना दोस्तों, यानी कि 6000 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। ठीक है, नहीं सॉरी, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यहाँ देखिए दो कंडीशन होता है दोस्तों, एक तो ताप को पा करके वो वाष्प में बदलता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों ताप को पा करके क्या करता है, द्रव में बदलता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि जिस ताप पर कोई ठोस ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई ठोस ऊष्मा पाकर दोस्तों द्रव में बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गलनांक। और वाष्प में बदलने की घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आजकल गर्मी का मौसम है दोस्तों, तो मिट्टी के घड़े में जो भी जल रखा जाता है दोस्तों वो हमें ठंडा मिलता है। क्या मिलता है, ठंडा मिलता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण के कारण जो होता है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि
सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सोलर कुकर को कौन सा सूर्य विकिरण का भाग जो है गर्म करता है? तो अगर बात किया जाए सूर्य विकिरण का, तो दोस्तों इसमें जो अवरक्त किरण होता है सूर्य विकिरण में, वही जो है सोलर कुकर को दोस्तों, सोलर कुकर को क्या करता है? कुकर को गर्म करता है। क्या करता है? गर्म करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, बर्फ पर ताप बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? जब बर्फ पे ताप बढ़ जाएगा दोस्तों तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इसके राइट आंसर का दोस्तों, तो ताप पा करके बर्फ का गलनांक जो होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, 1 कैलोरी में कितने जूल होता है? 1 कैलोरी में कितने जूल होता है दोस्तों? तो 1 कैलोरी में अगर जूल की बात किया जाए दोस्तों तो होता है कितना? 4186 जूल। कितना होता है दोस्तों? 4186 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? ऊष्मा का सीजीएस मात्रक बताना है दोस्तों। तो अगर सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो ऊष्मा का मात्रक दोस्तों कैलोरी हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलोरी हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, तो जरूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, वो है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत अर्धता क्या होती है दोस्तों? तापमान में जब वृद्धि होती है दोस्तों तो उसकी अर्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो उसकी अर्धता का बात किया जाए दोस्तों तो उसकी अर्धता क्या हो जाती है? घट जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री हो तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो अगर बात किया जाए मसूरी में जल का तापमान का दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा दोस्तों? कम होगा। क्या होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का जो संचालन होता है सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ठोस में जो होता है ऊष्मीय संचालन जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा विकिरण मुख्य रूप से ऊष्मा का वाहन करता है? सूर्य का प्रकाश का जो कौन सा विकिरण होता है दोस्तों कि मुख्य रूप से ऊष्मा का क्या करता है? वाहन करता है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन ऊष्मा एवं ताप से हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग ऊष्मा और ताप से ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को एक नए टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी जीरो ग्राउंड से लेकर के पूरे ऊपर तक कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सूर्य के ताप का जो विकिरण कौन है? अवरक्त विकिरण। क्या है? अवरक्त विकिरण, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बताना है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितनी होती है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बताना है दोस्तों कि कितनी होती है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है तो पानी गर्म होता है, किस विधि के द्वारा बर्तन में पानी गर्म होता है दोस्तों ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संवहन द्वारा। बर्तन में पानी जो है संवहन विधि के द्वारा क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, यानी कि जल का हिमांक
है, जल का हिमांक बताना है, यानी कि रेफ्रिजिंग पॉइंट बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है दोस्तों कि कितना होता है। तो अगर जल के फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जाए दोस्तों तो कितना होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बर्फ के गलन का गुप्त ऊष्मा का मान है। बर्फ के गलन का जो होता है गुप्त ऊष्मा का जो मान क्या होता है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा जाए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, गुप्त ऊष्मा जो होता है, गुप्त ऊष्मा के वजह से ही भाप से बहुत तेजी से हाथ जलता है। जितनी जलन आपको आग से नहीं होगा उतना ही उससे ज़्यादा जलन आपको क्या किससे होता है, भाप से होता है। अगर किसी का हाथ अगर आग से जला है उसमें ज़्यादा जलन नहीं होगा, लेकिन अगर भाप से जला हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है। क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हमारा अगला प्रश्न है जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान है। जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो कितना होता है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात किया जाए जल के विशिष्ट ऊष्मा का दोस्तों तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या, यानी कि जल के विशिष्ट ऊष्मा कितना है, यानी कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो परम शून्य तापमान कितना होता है। परम शून्य तापमान बताना है दोस्तों कि यानी कि उसके बाद कोई मतलब माप ही नहीं होता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, परम शून्य तापमान का मतलब होता है कि सबसे कम तापमान कितना हो सकता है। सबसे देखिए तापमान कितना अधिक हो सकता है ये कोई लिमिट नहीं है, लेकिन तापमान कितना कम हो सकता है इसका लिमिट जो है दोस्तों क्या है, वो लिमिट क्या है, यानी कि तापमान यानी कि -273 केल्विन के नीचे नहीं हो सकता है। यानी कि अधिक कितना हो सकता है किसी वस्तु का तापमान ये नहीं बता सकते, लेकिन कम कितना हो सकता है, -273 केल्विन। इसलिए इसे परम शून्य तापमान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा का कल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा का जो कल्पना होता है दोस्तों, उस संकल्पना ऊर्जा के प्रथम नियम से मिलता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए जितने भी थ्योरी है दोस्तों, जितने भी प्रमेय है मैं इस चैप्टर में करवा दिया हूँ। पिछले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी ऊष्मा और ताप से संबंधित जो भी प्रमेय है दोस्तों उसको मैंने करवाया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रमेय हो भी एग्जाम में देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मिश्र धातुओं का गलनांक उसके अवयवी की अपेक्षा क्या होते हैं। तो मिश्र धातु का गलनांक जो होता है दोस्तों उसके अवयवी की अपेक्षा निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः या किससे संबद्ध मामला है। तापगतिकी का प्रथम नियम जो है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या है, संबंध है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में जो दोस्तों थर्मोस्टेट का काम क्या है, एक और ऑप्शन है आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम जो होता है दोस्तों वो होता है एक समान ताप बनाए रखने में, ठीक है, एक समान तापमान बनाए रखने में, ठीक है। चलिए चलते, एक समान ताप यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, इस बात को आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब हो। ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन सा पिंड करता है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि वह पिंड अगर क्या हो, काला हो और खुरदरा हो, काला हो और क्या हो, खुरदरा हो, वह पिंड ऊष्मा का सबसे ज़्यादा जो है अवशोषण करता है। यही कारण है कि गर्मियों में दोस्तों, गर्मियों में यानी कि सफ़ेद कपड़ा पहनने का क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है, जो
सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। और काला रंग जो होता है सूर्य के ऊष्मा को क्या करता है दोस्तों, वो ज़्यादा अवशोषित करता है, जिससे काला कपड़ा पहनने वाले लोग को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, और यही कारण है दोस्तों कि सर्दियों के दिनों में अधिकतर जो जैकेट होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, जैकेट जो होते हैं जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, यानी कि जो जैकेट होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मियों के दिनों में अधिक काला ही देखने को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, काला ही देखने को मिलता है। सर्दियों में जो भी जैकेट होता है अधिकतर काला ही होता है। क्यों, क्योंकि काला रंग जो होता है ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषक होता है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। जो पानी में जब दोस्तों नमक मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। क्वथनांक और जमाव बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो डागडर थर्मामीटर में क्या होता है। जो डागडर थर्मामीटर होता है दोस्तों उसमें क्या भरा होता है दोस्तों, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा। लेकिन आजकल ये धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते जा रहा है। अब पारा वाले थर्मामीटर के जगह पे डिजिटल आ गया है। क्या आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। हर जगह यही देखने को मिल रहा है दोस्तों, डिजिटल थर्मामीटर ही हर जगह देखने को मिल रहा है। ये धीरे धीरे अब इसका फैशन क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, डागडर थर्मामीटर कितना ताप माप सकता है दोस्तों। डागडर थर्मामीटर जो होता है कितना ताप माप सकता है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है डागडरी थर्मामीटर माप सकता है। इससे ज़्यादा तापमान को वो रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अधिकतर उच्च तापमान मापने के लिए जो होता है वो पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है दोस्तों, तो संपीड़ित गैस छोड़ने से क्या होगा, कमरा जो है दोस्तों ठंडा हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन मिस्टेक वाइज जो है दोस्तों 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जैसा कि हम लोग ताप एवं ऊष्मा से संबंधित 2 वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, अब जो है अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों वो एक नए टॉपिक के साथ आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए, अभी से ही आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि कंपटीशन आजकल इतना ना हार्ड हो गया है दोस्तों, इतना ना फाइट करना पड़ रहा है कंपटीशन में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहले से, आज से 10 साल पहले का कंपटीशन दोस्तों सरल था। ठीक है, लेकिन आजकल किसी भी जॉब के लिए अगर वैकेंसी अगर 600 आ रहा है तो समझिए कि उस पर फॉर्म, लाखों में फॉर्म क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। और आप लोगों को लाखों लोगों के बीच में से बैठ के अपना क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। इसलिए आप लोग अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अपने आप को उस काबिल बना सके कि इन लाखों लोगों में से फाइट करके जो है दोस्तों अपना रिजल्ट आप लोग निकाल लें। ठीक है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप लोग अभी से इस चैनल पे जुड़ जाइए। और देखिए, कंपटीशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप लोग उसको जरूर पढ़िए। अब ये नहीं कि हम बिहार पुलिस का जो फॉर्म भरे हैं तो फिर बिहार पुलिस की पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कंपटीशन में दोस्तों कब कहाँ से क्वेश्चन कर देगा इसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो है कंपटीशन से संबंधित, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो दोस्तों, चाहे बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो दोस्तों, उसको आप लोग जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइए। ये नहीं कि बिहार पुलिस में पढ़ रहे हैं तो बिहार पुलिस क्या ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, इसका कोई लिमिट नहीं होता है कंपटीशन में कि कब कहाँ से क्वेश्चन कर देगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब से जो है मद्य निषेध के बाद अब आप लोग को बिहार पुलिस की वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।